कालजयी कहानी की लेखिका गौरापंत शिवानी, जिनके कथानक में नारी संघर्ष और पहाड़ की मिट्टी की खुशबू तथा सुंदर शब्दों का अंत तक बांधे रहता है। पाठक हट ही नहीं पाता जब तक पूरी कथा वह ना सुन ले। तो मैं अर्चना वाजपेयी अनमोल कहानियाँ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ गौरापंत शिवानी की लिखी कहानी लिखूं। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। यह प्रश्न पिछले 2 वर्षों से मुझे विचलित कर रहा है। कई बार कलम उठा चुकी थी, किंतु उतनी ही बार हार कर रख दी। कभी चित्त बहुरूपिया बन उदार दलीलें देता, कभी स्वयं कलम थाम लेता। आज तक स्मृति गहर से न जाने कितने कंकाल खींच पाठकों को थमा चुकी हूँ, किंतु इस कथानक का उलझा सूत्र सुलझाने बैठती हूँ तो वही दूसर स्मृति किसी अशरीरी प्रेम छाया सी मुझे सहमाने लगती है। छी छी छी, यही मैत्री निभा रही है तू। मेरे जिस पलायन के कलंक को मेरे आत्मीय स्वजन भूल चुके हैं, जिस रहस्य के गड़े मुर्दे की कब्र को लापरवाही से उगाए झाड़ झंकाड़ ने एकदम ही अदृश्य कर दिया है, उसी मुर्दे को उखाड़ रही है तू। भूल गई है क्या मेरी एक विवाहिता पुत्री है, और है। भले ही आज वह सुदूर अफ्रीका के किसी गहन वन अरण्य में अपने वैज्ञानिक पति के साथ किसी दुरूह शोध कार्य में ऐसी खो गई कि शायद ही कभी भारत लौटे। पर यदि कभी लौट आई तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास भारत की पत्र पत्रिकाएं पहुंचती ही ना हो। फिर तू मेरा नाम भी तो नहीं बदल रही है। कैसे बदलूं प्रिया? वह नाम ही तो तेरे व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकता है। विधाता का दिया वह नाम मैं कैसे बदलूं? फिर क्या तुम्हारा कलंक उजागर कर रही हूँ? मैं तो केवल ये सिद्ध करना चाह रही हूँ प्रिया कि तेरे पलायन का कलंक नहीं था, व्यवस्था थी। प्रिया दामले अपने पितृकुल का ऐसा जगमगाता दीपक थी, जिसकी देहरी पर पैर रखते ही पितृकुल का बाहर भीतर दोनों उजागर हो गया था। उसके पिता 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। दुर्भाग्य से 3 चाचाओं में 2 निसंतान थे, तीसरे ने विवाह नहीं किया। इसी से बड़े लाड़ प्यार में पली प्रिया बचपन से ही आवाज बन उठी थी। 10-12 वर्षों तक उसे लड़कों के ही कपड़े पहनाए गए। वैसे ही छोकरा कटवालों में वह एकदम लड़का लगती थी। जब वह मेरी सहपाठिनी बनकर हॉस्टल में आई तो मैं ही नहीं, सब छात्र छात्राएं उसके छरहरे सुंदर तेजस्वी व्यक्तित्व से सहम गए थे। लगता था मधुमास में जन्मी किसी कलिका सी उस किशोरी को सुकुमार चापल्य मार्दव में मंडित करने से विधाता ने उन वनस्पति जन्य रंगों का प्रयोग किया था, जिनका प्रयोग इन दिनों आश्रम के कला गुरु नंदलाल बोस कर रहे थे। पलाश हरिद्रा गुलवन पसा हरितिकी। विधाता की उस प्रतिभा प्रसूत सृष्टि को देख सचमुच यही लगता था कि मोनालिसा के विश्वविख्यात चित्र की रहस्यमयी मुस्कान को समझने की भांति प्रिया की दृढ़ता से भिजे क्यूपिड अधरों की मुस्कान समझने के लिए भी शायद अनंत काल तक व्यर्थ प्रयास चलते रहेंगे। आश्रम गुरु रविंद्रनाथ ने शायद ठीक ही कहा था कि नारी सौंदर्य का अर्धभाग प्रकृति की देन है, किंतु उसका शेष सौंदर्य केवल काव्य है, प्रेमी और कवि की उर्वर कल्पना का परिणाम। मैं जानती हूँ यहाँ मेरे पाठक शंका की नंगी संगीन लिए एक बार फिर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी क्या कल्पना जो सदा की भांति सुंदर नायिका को कल्पना के तुरंग पर आरूढ़ कर मानव पकड़ से दूर हवा में उड़ाकर रख दे। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे उस दिव्य व्यक्तित्व की वर्णना भी जी भरकर कर लेने दो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी स्मृति कल्पना को रंच मात्र भी प्रत्यय नहीं मिल रहा। सुष्ट उन्नति आद्र यति मनः, यह तांत्रिक साहित्य में भले ही त्रिपुर सुंदरी या योगिनी के लिए प्रयुक्त हुआ हो, प्रिया भी वैसे ही मन को आद्र करने में समर्थ थी। उसका वही तेज देख पहले हम सब सहम गए थे। किसी ने भी उसकी उस ओर मैत्री का हाथ नहीं बढ़ाया। अपने साथ वह बड़े बड़े 2 सूटकेस भरकर विचित्र परिधान लाई थी। राजस्थानी लहंगे, कच्छी, चूनर, जामनगरी छायल, चूड़ीदार कुल्ले, अंगरखे और लेडी हैमिल्टन रेशम की सलवार कमीजें।
उससे कई बार स्पष्ट कह दिया गया था कि आश्रम की कक्षा में वह केवल सूती साड़ी ही पहनकर प्रवेश पा सकेगी। ठीक है, उसने अपनी सुराहीदार ग्रीवा को और तनकर कहा था। हॉस्टल में तो जो भी जी आए वह पहन सकती हूँ, और वह फिर वही करती थी। रात को आश्रम भोजनालय में जाती तो उसके आते ही हंगामा मच जाता। ओई जे नाम छेन आकाश थे के उर्वशी, देखो देखो उर्वशी आकाश से उतर रही है। वह न दाएं देखती न बाएं, अपने साथ लाया गया बगुले के पंख सा स्वच्छ नैपकिन गोद में धर बंगाल का घंट सुप्तो चचड़ी का गस्सा मुंह में धरते ही नाक चढ़ा पानी का एक घूंट पीकर उठ जाती। एक दिन मैंने ही उसे टोक दिया, तुम तो रोज भूखी ही उठ जाती हो, खाती क्यों नहीं? ऐसा खाना मेरे घर के कुत्तों को भी नहीं दिया जाता, कैसे चुपचाप खा लेती हो तुम लोग? आश्रम के एक एक नियम को वह जिस दुस्साहस से रौंदे जा रही थी, उसे देख हम कांपे जा रहे थे कि अब इसकी पेशी निश्चय ही हमारी कठोर फ्रेंच दीदी के सामने होगी, और वे निश्चित रूप से इस नकचड़ी के अहंकार का भूत एक पल में झाड़ कर रख देंगी। किंतु कुछ भी नहीं हुआ। पता यही लगा कि उसके पिता लॉर्ड सिन्हा विधान राय एवं नील रतन सरकार के अभिन्न मित्र हैं, एवं उन्हीं के प्रभाव से प्रिया आश्रम में स्वच्छंद विचरण कर सकती है। ऐसा नहीं था कि उसे कभी गुरुजनों की फटकार मिलती ही नहीं, किंतु जब कभी मिलती वही निषेध उसे और उद्धत बना देता। सचमुच अद्भुत लड़की थी वह। आकाश को भी लांघ जाने का उसका अदम्य उत्साह, बाधाओं से जूझने को उसका सदा गर्वोन्नत सिर, कठोर कसाघात को सहकर भी किसी को कुछ न समझने वाली मुद्रा, आज उसके रंगीले रसीले भावों की कटु तिक्त मधुर स्मृतियाँ मुझे विहल कर रही हैं। उसे लड़कियों में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता था, इसमें कोई संदेह नहीं कि काम मन का मूल है, किंतु प्रिया में वह काम शायद कुंठित होकर ही तीव्रतर हो उठा था। उसके लिए सुनर्य का ही महत्व था, नारी का नहीं। एक तो उसके शरीर की गढ़न भी ऐसी थी कि लगता था खजुराहो की भित्ति की ही कोई मूर्ति जीवंत हो उठी हो। उसके प्रफुल्ल नितंब मांसल अंग प्रत्यंग वर्तुल वक्षस्थल तिर्यक दृष्टि सभी विलास एवं उद्दाम काम के प्रबल संकेत देते थे। शायद यही कारण था कि छात्र मंडली उसके इर्द गिर्द भौरे सी मंडराती रहती। लड़कियों में उसकी एकमात्र मित्र मैं ही थी। यद्यपि आश्रम की ही छात्रा मेरी बड़ी बहन मुझे कई बार कठोर चेतावनी दे चुकी थी। उस बेहया अहंकारी लड़की से मैं गज भर की दूरी बनाकर रखूं। खुद तो बदनाम है ही, तुझे भी ले डूबेगी। खबरदार खबरदार जो मैंने तुझे उनके साथ घूमते फिरते देखा। किंतु मुझे हमेशा यही लगता था कि लोग उसे गलत समझते हैं। वह अहंकारी नहीं थी, वह तो उसका चेहरा ही विधाता ने ऐसा बनाया था कि उसकी सरल दृष्टि भी अहंकार दीप्त लगती। गणित में उसे स्वयं सरस्वती का वरदान प्राप्त था। कठिन से कठिन सवाल भी वह चुटकियों में हल कर देती। स्मरण शक्ति ऐसी अद्भुत कि एक बार किसी पाठ पर आंख फेरती और दूसरे ही क्षण विराम अर्ध विराम सहित पूरा पाठ दनादन उगल देती। उसका बंगला उच्चारण एकदम त्रुटिहीन था। साहित्य सभाओं में वह रविंद्रनाथ जीवनानंद दास विष्णुदेव की कविताओं की आवृत्ति करती तो लोग आश्चर्य से मंत्रमुग्ध हो सांस रोके उसे देखते रहते कि मेरे बाबा, यही तो बांगालीर थे के ओ बेसी बांगाली। क्या लड़की है रे बाबा, ये तो बंगाली से भी अधिक बंगाली है। उसकी यही आश्रम व्यापी ख्याति लड़कियों को जला भुना देती। एक बार हॉस्टल की छात्राओं ने उसकी शिकायत कर दी कि वह आधी रात को कमरा बंद कर सिगरेट पीती है, तो मैं कांप गई। तलाशी लिए जाने पर मेरी वह दबंग सखी अब अवश्य ही पकड़ी जाएगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सूटकेस में रेशमी साड़ियों की तह के बीच वह थल्ले के थल्ले सिगरेट के पैकेट छिपाकर रखती है। यह 1936 की बात है शायद। आज लड़कियों के छात्रावास में उनके सूटकेस में चरस गांजे के बीड़े भी पकड़े जाने पर उन्हें उदार जमाना मुक्त कर दे, पर तब किसी छात्रा के सिगरेट पीने का संदेह भी उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होती थी। मैंने उसे एक दिन टोका भी था, छी छी प्रिया, तुम सिगरेट पीती हो, क्यों, क्या बुराई है इसमें? स्त्रियां तंबाकू जर्दा खा सकती हैं तो सिगरेट क्यों नहीं पी सकती भला? और मुझे पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, तू क्यों घबराती है? सच गजब की लड़की थी वह। जब बिना किसी पूर्व सूचना के एक दिन उसके दोनों सूटकेस जब्त कर लिए गए तो उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं उभरी। सब लड़कियों की उपस्थिति में ही जितनी बार उसकी एक एक साड़ी झटकी जा रही थी, उतनी बार मेरा धड़कता कलेजा
मुंह को आ रहा था, किंतु एक भय थी कि वहीं पर बैठी गहन आत्मविश्वास से मुस्कुराती चली जा रही थी, जैसे कह रही हो, क्यों मिला कुछ? रात ही रात में क्या सब पैकेट फूंक डाले थे छोकरी ने? मैंने बाहर निकलते ही एकांत में उससे पूछा, कहाँ गए सब पैकेट? सब पी गई हूँ, मेरी तलाशी लेने चले थे, बड़े बड़े डूब गए, गधा पूछे कितना पानी। इसी बीच पिता की बीमारी का तार पा मैं बंगलौर लौट गई। लौटी तो पता लगा प्रिया अचानक आश्रम छोड़कर चली गई। वह कहाँ गई, क्यों गई, किसी को कुछ नहीं पता। लड़कियां मुझसे पूछती, क्यों, तुम्हारी अंतरंग सखी थी, तुमसे भी कुछ नहीं कह गई? किसी प्रेम का चक्कर था क्या? मैं क्या कहती, कुछ कहती भी तो क्या कोई विश्वास करता? मुझसे कुछ कहे बिना ही वह चली गई। स्वयं मैंने उसे उसकी उस सन की बेरुखी के लिए क्षमा नहीं किया। फिर बरसों बाद मुझे अचानक एक दिन स्टेशन पर मिल गई। आश्रम छोड़े बरसों बीत गए थे, मेरा विवाह हो चुका था, छात्रा जीवन की स्मृतियां बहुत पीछे छूट चुकी थी। ट्रेन आने में विलंब था। मैं रेलवे बुक स्टॉल पर खड़ी पत्रिकाएं उलट रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर मुड़ी तो वह मुझसे लिपट गई। वह भी उसी ट्रेन से जा रही थी। फिर तो अपने वातानुकूलित डिब्बे में ही वह मुझे जबरन खींच ले गई। तू चिंता मत कर, मेरे छोटे चाचा अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, सब मुझे जानते हैं, अभी मिनटों में तेरा टिकट कन्वर्ट करवा लेंगे। उसके एकांत कक्ष में कितना कुछ कहने को था और कितना सुनने को। एक एक कर कितनी ही रस भरी स्मृतियां बरसों से किसी जंग लगे बक्से से निकल रही भव्य बनारसी साड़ियों की नेपथलीनी गंध से हमें विभोर कर रही थी। तू अचानक ऐसे क्यों चली गई थी प्रिया? मैंने पूछा। बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़ भी, बस मन उचट गया था हमारा। अब ये बता कि तेरी शादी कब हुई, क्या करते हैं तेरे पति? पर मैं तो उसके प्रश्न का उत्तर देना भूल एकटक उसे देख रही थी। वही प्रिया थी, वही रंग, वही रूप, वही कद काठी, किंतु कहीं न जाने कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसकी मायावी हंसी, उसका कंठ स्वर या उसकी कुटिल चितवन। चल पहले कुछ खा लिया जाए। उसने अपना ठाटदार नाश्तादान टोकरी से निकाला। स्वच्छ नेपकिन, कांटे, छुरी, चम्मच खनकते ही मेरी सुप्त क्षुधा भी जागृत हो गई। क्या आला दस्तरखान सजा दिया पट्टी ने। इन मौलिक लटकों में तो मैं हमेशा बेजोड़ थी। याद है ये मावे के पेड़े तुझे हॉस्टल में भी बहुत पसंद थे। अभी भी वह हलवाई जिंदा है और जैसे जैसे बुढ़ा रहा अभागा वैसे वैसे और उम्दा पेड़े बनाता जा रहा है। जरा खाकर तो देख। तेरी शादी हो गई प्रिया। पेड़ा मुंह में रखते ही मेरे भीतर कहीं उफनती प्रछन्न जिज्ञासा जिभ्याग्र पर आ गई। मैं मन ही मन सोच रही थी, तब क्या इस सन की लड़की की शादी भी नहीं हुई? ये तो अभी भी मुझे मायके की दुकान के ही पेड़े खिला रही है। मेरे प्रश्न को अनसुना कर वह फिर चहकने लगी। यह ले एक पेड़ा और खा, है ना बढ़िया? मैं अपने कौतूहल को रोक नहीं पा रही थी। तेरी शादी हो गई प्रिया? मैंने फिर पूछ दिया। हाँ। वह हंसी। देखती नहीं ये कढ़ा हुआ सालू? अपना फलवरी दुपट्टा उसने मेरे सामने झंडी सा फहरा दिया। पर यह तो प्रिया की परिचित उन्मुक्त हंसी नहीं थी। तब क्या वह अब तक कुंवारी ही है? अकाल वैधव्य ने उसे श्रीहीन बना दिया, या न कंठ में न तो मंगलसूत्र, न अंगुली में अंगूठी, न ललाट पर मद्रासी कुमकुम। उसकी ये बिंदी जिसके नीचे वह हमेशा नन्हा सा काला गोल बिंदु समार लिया करती थी, उसका वह मौलिक सज्जा प्रयोग फिर आश्रम में फैशन बनकर ही चल निकला था। जिसे देखो ललाट पर दो दो बिंदियां। मेरा गंतव्य स्टेशन आने को ही था। मुझे तो दूसरे ही स्टेशन पर उतरना था। पर वह कहाँ जा रही थी? अपना पता नहीं देगी क्या? कभी चिट्ठी तो लिख देना, मेरा पता भी लिख ले। अरे छोड़, जब मिलना होगा ऐसे ही भगवान हमें मिला देगा। और एक बात बता दूं, संसार के अधिकांश पते झूठे होते हैं। क्या सचमुच ही बौरा गई थी लड़की, या किसी पागल खाने से रोग मुक्त होकर लौट रही थी? ऐसी गहन मैत्री थी हमारी, और न अपना पता देने का उत्साह उसमें, और न मेरा पता लेने की व्यग्रता। मैं अगले स्टेशन पर उतर कर जाऊंगी, मैंने कहा, और साड़ी की भांज ठीक करने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने मेरा हाथ पकड़कर बिठा लिया। नाराज हो गई? तब सुन, मेरा विवाह हो गया। तेरी ही तरह मेरी भी एक प्यारी सी बच्ची है, सुदर्शन पति है, बड़ा सा प्रासाद है, 2 कार हैं, यहाँ तक मेरे लखपति व्यवसायी पति का अपना चार्टर्ड प्लेन भी है। पर मैं ये सब हमेशा के लिए छोड़कर भारत चली आई हूँ। क्या कहती हो प्रिया? क्या तुम्हारे पति? मेरे अधूरे प्रश्न को उसने स्वयं पूरा कर दिया।
क्या मेरे पति वत्सलन है, शराबी हैं? यही पूछना चाह रही हो ना? कहीं विदेश में ही जन्मे वहीं बस गए किशोर पटवर्धन को कोई भी लत नहीं। मैं मुझे बेहद चाहता है और मैंने ही उसे छोड़ा है, उसने नहीं। ट्रेन की गति धीमी हो रही थी। दूर से ही आसन्न बड़े स्टेशन की बत्तियां जुगनू सी चमकने लगी थी। मैंने अधीर होकर उसे झकझोर दिया। कैसी मूर्ख है तू! कहती है तेरे एक बच्ची भी है, वह बड़ी होगी, विवाह होगा, तब क्या उसे माँ का अभाव नहीं खलेगा? फिर उसके निर्दोष पिता को तू अकारण छोड़कर क्यों चली आई? अकारण नहीं। वह हंसी, किंतु कैसी विचित्र हंसी थी वह। बहुत कारण है। मैं उसके विवाह तक बनी रहती तो उसकी लज्जा उसके लिए घातक बन सकती थी। स्टेशन आ गया था। मैं विदा लेकर उतर गई। वह देर तक खिड़की से हाथ हिलाती रही और एक बार वह हिलता हाथ बरसों के लिए किसी शून्य में विलीन हो गया। ठीक 10 वर्ष बाद वह फिर मिल गई। आज कई बार सोचती हूँ, ना मिली होती तो शायद अच्छा होता। नैनीताल जाड़ों में प्रायः ही मसान घाट सा वीरान हो जाता है। कहते हैं 25 दिसंबर को वहाँ अवश्य हिमपात होता है। मैं 10 वर्षों तक वहाँ रही और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े दिन पर बर्फ न गिरी हो। जब नहीं भी रही तब भी उस ऐतिहासिक हिमपात का समाचार अवश्य सुन लेती थी। उस दिन भी 25 दिसंबर का हिमपात होकर उदार क्षणिक धूप से गलकर पिघल गया था। कई दिनों की अनवरत वर्षा के बाद पहली बार निरभ्र आकाश चमका था। ताल लबालब छलक रहा था। नैना देवी के मंदिर की क्षुद्र घंटियों के साथ गिरजे के गुरु गंभीर घंटे की गर्जना पखावज की सी जुगलबंदी कर रही थी। ठंडी सड़क निस्तब्ध सन्नाटे से घिरी एकाएक अंधेरी सुरंग सी लग रही थी। न जाने किस सनक में मैं उस सन्नाटे में पाषाण देवी के दर्शन को निकल गई। ताल की गार पर खड़े बिलो वृक्ष मणिपुरी नर्तकियों की सी अलस मादक लास्यपूर्ण मुद्रा में झूम रहे थे। आकाश फिर धूसर हेमखंडों से घिरने लगा। मैंने ठंडी बयार से सिहर साल कसकर लबादे सा लपेट लिया, चाल तेज कर दी। नैनीताल की वर्षा बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए अतिथि की भांति कभी भी आकर सहमा देती है। कहीं ऐसा न हो कि तीव्र वर्षा का वेग मुझे बीच में ही दबोच ले और मैं अपने घर तक की कठिन चढ़ाई भी न चढ़ पाऊं। उन दिनों अवस्था भी ऐसी थी कि तेज चल पाना भी मेरे लिए कठिन हो रहा था। सहसा किसी ने मेरे कंधे को अपने मजबूत पंजे से जकड़ लिया। मैं घबराकर खड़ी रह गई। जन शून्य ठंडी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ ही दिन पूर्व उसी ठंडी सड़क पर डिग्री कॉलेज की एक छात्रा की छत विक्षत लाश मिलने का समाचार पूरे नैनीताल को स्तब्ध कर गया था। उन दिनों का नैनीताल आज का नैनीताल नहीं था। वहाँ तब हत्या तो दूर, सामान्य सी चोरी या ताला तोड़ने की घटना ने भी कभी सरल नागरिकों को भयत्रस्त नहीं किया था। कुछ दिनों तक वहाँ की धर्म भीरू गृहिणियों ने भी ठंडी सड़क पर जाना छोड़ दिया। पहले उस सड़क पर उन्हें केवल शेर भालू का ही भय सहमाता था, पर अब तो मानव का ही भय उनके लिए नरभक्षी पशु बना जा रहा था। पहचाना नहीं, इस बार कंधे से हाथ उठा वह दीर्घांगी छाया मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। प्रिया! उसे बाहों में भरने में मेरे दोनों उत्साही हाथ जैसे किसी ने सहसा अदृश्य खड़क से काट कर धरा पर डाल दिए। ये कैसा वैचित्र भेष था उसका! ढीला एक वर्रा पैजामा, रेशमी कुर्ता, खुले बटनों से झांकती लोमस छाती, अधरों पर जर्दे पान की लाली सहसा उसकी आंखों में लाल डोरे बनकर उतर आई थी। कहाँ गई वह लंबी बेड़ू? कहाँ गई वह लंबी बेड़ी, वह बक्ष, वह दुहरी बिंदी? मेरे सम्मुख प्रिया का ही अविभूत नक्शा था। वही कद, वही काठी, किंतु नहीं, वह प्रिया नहीं थी। तब क्या वह उसका जुड़वा भाई था? पर प्रिया तो अकेली ही थी, न भाई न बहन, चाचा निसंतान थे, मामा थे नहीं, मौसी कुंवारी थी। कौन हो तुम? वह बड़ी बेहयाई से हंसा। क्यों भाई, अभी तुम्ही ने तो प्रिया कहकर पुकारा था ना, अब पूछती हो मैं कौन हूँ? नहीं, तुम प्रिया नहीं हो। मैं जाने को तैयार हुई। रुको, उसने कहा, और इससे पहले कि मैं दामन बचाकर छिटकती उसने दोनों हाथ फैलाकर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तुमने ठीक ही पहचाना, मैं प्रिया हूँ। क्या बक रहे हो? छोड़ो मेरा रास्ता। नहीं। फिर वह हमारी मैत्री के न जाने कितने प्रकरण एक ही सांस में सुना गया। याद है जब तू और मैं एक्सकर्शन दल को घिस्सा दे कचौड़ी गली में कचौड़ी खाने सटक गए थे। इक्के में लौट राजघाट के पिछड़े के रास्ते चुपचाप आकर अपने अपने बिस्तर में घुस गए थे। याद है जब तुझे
मैंने चुटकियों में 49वां थ्योरम याद करा दिया था, जो मुझे याद ही नहीं होता था। याद है जब प्रभात मुखर्जी ने अपनी क्लास में हम दोनों को कक्षा में बात करने पर पीरियड भर खड़ा रखा था। याद है तुझे रात को नींद में चलने की आदत थी और हम दोनों एक दूसरे की चोटी बांध लेते ताकि तू चलने लगे तो मैं जाग जाऊं। तू हमेशा मेरे पास आकर सो जाती, याद है? बस चुप करो, कह तो दिया, पर मैं उसे स्तब्ध खड़ी देखती रह गई। कौन था ये अद्भुत सिद्ध जो मेरी और प्रिया की मैत्री के इन संस्मरणों की अभिज्ञता से मुझे सहमा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया मर खप गई हो और ये उसका दुष्ट प्रेत हो? अभी भी तू नींद में चलती है क्या? पर सुन, उसने बड़े स्नेह से मेरा हाथ थाम लिया। अब तू डरकर मेरे बिस्तर में घुस भी आई तो मैं तेरी चोटी अपनी चोटी से नहीं बांध पाऊंगी। देखना इधर। वह अपने कटे केस पर हाथ फिर बड़ी दुष्टता से मुस्कराया। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। सहसा मेरे गर्भस्थ शिशु की धड़कनें मेरी धड़कनों से मिलकर धड़क उठी। अंधेरा और घनीभूत हो गया। कोहरा धीरे धीरे ताल के ऊपर सामियाने सा टंग गया था। मंदिर की आरती की गूंज कभी धीमी और कभी प्रखर होकर अय्यार पाटा के पहाड़ों से टकरा रही थी। सुन सुर सुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा, विभसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तूने उस ट्रेन में मैं से पूछा था मैंने क्यों घर बार छोड़ा, तो सुन, लीला के जन्म के बाद ही मेरा शरीर मेरे लिए पहेली बन गया। मेरे कंधे स्वयं चौड़े हो गए, मेरी अंगुलियां मोटी हो गई, मेरे पंजों में लोहे की जकड़न आ गई, मेरी आवाज़ भारी हो गई, मेरा दर्पण मुझे छलने लगा। पहले मुझे पुरुषों का साहचर्य प्रिय लगता था, अब किसी भी सुंदरी युवती या किशोरी को देख मैं पागल हो उठती। पति स्पर्श भी मुझे असह्य लगने लगा। बेचारा किशोर आश्चर्य से मुझे देखता। एक दिन उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें प्रिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं उससे कैसे कहती कि किशोर, मैं अब प्रिया नहीं रही, धीरे धीरे अप्रिय बन रही हूँ। और फिर एक दिन मैं साहस कर एक अज्ञात चिकित्सक के पास गई। अपने पी के पास जाती तो एक न एक दिन किशोर जान लेता। रुपया मेरे लिए हाथ का मैल था। मैं किसी भी विशेषज्ञ की ऊंची से ऊंची फीस दे सकती थी। डॉक्टर ने मेरे संदेह की पुष्टि की। मैं धीरे धीरे नारी का चोला छोड़ रही थी। एक सामान्य सा ऑपरेशन ही मुझे पुरुष बना देगा, किंतु मेरा पौरुष क्या मेरा ही सर्वनाश नहीं कर देगा? मेरी निर्दोष बच्ची, मेरा देवतुल्य पति, वे क्या मेरे पौरुष को स्वीकार कर पाएंगे? क्या स्वयं मेरी लज्जा उनकी भी लज्जा बन जाएगी? सौभाग्य से उन्हीं दिनों किशोर अपने व्यवसाय के सिलसिले में नाइजीरिया जा रहा था। उन दिनों हमें वैसे बोलचाल लगभग बंद ही थी। मैंने अपना बेडरूम अलग कर लिया था और उस बेबात की सज़ा को बेचारा किशोर झेल नहीं पा रहा था। उसका मेरा ज्वाइंट अकाउंट था, उसी से मैं पर्याप्त धनराशि निकाल नीता को अपनी एक मित्र के यहाँ यह कहकर छोड़ आई कि मैं अपनी बीमार माँ को देखने भारत जा रही हूँ। लौटते ही किशोर समझ गया होगा कि मैं अब कभी लौटूंगी नहीं, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे विवाह से पहले ही गुजर चुकी थी। फिर उस अज्ञात विशेषज्ञ के अज्ञात क्लिनिक में मैं स्वयं ही प्रिया का पिंडदान कराई और वहाँ से सीधी भारत। मुझे अपने घर चलने को नहीं कहोगी? उसका भर्राया कंठ स्वर मुझे भय से कपा गया। इसी सखी का यही आह्वान सुन शायद मैं उसे कभी हाथ पकड़कर घर खींच लाती, पर उस दिन उसका ये अनुरोध सुन मैं सिहर उठी। मैं बिना कुछ कहे तेजी से बढ़ने लगी। उसने मुझे बाहों में भींच लिया। मैं नहीं जानती उस दिन किस दैवी शक्ति ने मेरे अंग प्रत्यंग में वह स्फूर्ति, वह साहस भर दिया। मैंने एक झटके से उस लौह बाहु पास से अपने को छुड़ा, उसे एक धक्का दिया। वह उस आकस्मिक आघात के लिए शायद प्रस्तुत नहीं था। कटे पेड़ सा वह नीचे गिरा। मैं हवा के वेग से भागी। कभी कॉलेज की रिले रेस में मैं एक कदम आगे बढ़ा, अपनी इसी सखी की प्रलंब भुजा की प्रतीक्षा में खड़ी सहसा ऐसे ही भागने लगती थी। नहीं जानती अपनी उस अवस्था में भी मैं उन दिनों कैसे तेजी से भाग पाई। मैं घर पहुंची तो मेरे चिंतातुर पति हाथ में टार्च लिए मुझे ढूंढने ही निकल रहे थे। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी बार समझाया इस कब्रिस्तान की पगडंडी में मत जाया करो, और फिर वहाँ से आ रही हो। रात भर अब डरती रहोगी। मैं प्रायः उस पगडंडी में आती थी और कभी कभी रात को उन्हीं कब्रों के सामने सपने देख बुरी तरह चीख पड़ती थी। दिन में जिस कब्रिस्तान में बैठना मुझे अच्छा लगता था, रात को वही भयावह लगने लगता। 1855 की उन कब्रों पर खुदे कई नाम मुझे कंठस्थ हो गए थे। अधिकांश कब्रों पर
संगमरमरी पत्थर की बनी फरिश्तों की खंडित मूर्तियों के साये में मैंने न जाने कितनी कहानियाँ लिखी, किंतु उस दिन जिस अनूठे कथानक को मुट्ठी में बांध मैं उसी कब्रिस्तान की पगडंडी के अवतार से चटपट घर पहुंची, उसे क्या आज तक लिपिबद्ध कर पाई। वह कथानक मेरे और मेरे पति तक ही सीमित पुष्प सा बिखर कर धरा में मिल जाता, पर 2 वर्ष पूर्व लंदन के ऑब्जर्वर में मैं मृत्यु सूचनाएं पढ़ रही थी। पूरा अखबार चाट कर जब कुछ भी पढ़ने को नहीं रह जाता तो मैं इसी स्तंभ की जुगाली करती। अनचिन्हे उन मृत्यु पथ के या आयावरों के नाम, व्याधि, जन्म, मृत्यु के अंतराल से उनकी वयस का सरसंधान मुझे बड़ा अच्छा लगता। कभी दुख होता कि हाय ऐसी अकाल मृत्यु हुई, कभी दीर्घ जीवन की अवधि देख आश्चर्य होता। साथ में रहता उनकी संतान, पत्नी, जनक जननी का नाम और कभी कोई सुंदर सी कविता। उसी में वह नाम अचानक दिख गया मुझे, मिस्टर प्रिय दामले। मृत्यु धैर्य से भोगी गई लंग कैंसर की दीर्घ व्याधि से। जन्म 17 नवंबर 1921, मृत्यु 5 अप्रैल 1923। दयालु परम पिता की बाहों में दाई विल बी डन। मार्गरेट दामले के परम प्रिय पति टोनी और नेली के स्नेहिल पिता, कृपया फ्यूनरल में पुष्प न लाएं, चैरिटी चेक इस पते पर भेजें। कैंसर सोसाइटी का नाम पता देकर उस चर्च का भी पता और समय दिया गया था जहां सर्विस होगी। ट्यूब स्टेशन मेरे घर के पास ही था, चाहती तो बड़े आराम से जा सकती थी। न्यू कासल था कितना ही दूर। निश्चय ही वह प्रिया ही थी। उस जन्म तिथि को मैं कैसे भूल सकती थी, जिस तिथि को मैंने बरसों तक उसे उपहार भेजे थे। पर जाकर करती भी क्या, वहां पहुंचकर क्या मैं मार्गरेट दामले से कह पाती कि उसका परम प्रिय पति कभी किसी की उतनी ही प्राण प्रिया पत्नी थी? क्या टोनी नेली से कह पाती कि उसका स्नेही पिता किसी की उतनी ही स्नेहशीला जननी भी थी? विधाता ने उससे निकृष्ट कोटि का परिहास किया था, अब वह स्वयं वहीं जाकर उससे निपटेगी। प्रिया ने क्या आज तक कभी किसी से हार मानी थी? तो कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये थी शिवानी जी की प्रसिद्ध रचना क्या लिखूं, मतलब लिखूं। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।